जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज वाला में आप सब बने हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ साथ साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे एसएससी जीडी के लिए और एसएससी सीएचएसएल के लिए, जो कि मैं टॉपिक ला रहा हूं आपके लिए पॉलिटिक का। पॉलिटिक की क्लासेस मैंने 2-3 ले चुकी है, जो कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मूल अधिकार के लिए। और मूल अधिकार आपका जीडी में अत्यंत पूछा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सबको इस क्लास में 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे, जिससे कि आप सब इस क्लास को छोड़ करके जाना नहीं। और नहीं तो आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फिर क्या होगा, याद वही होगा कि आता नहीं है और सोचने से क्या मतलब है। ठीक है ना, तुक्का मार के नहीं आना है, जबरदस्त तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकलों को हम समझेंगे। सबसे मेन बात ये होती है आर्टिकलों में कोई भी अधिकार पढ़ने के लिए, संविधान पढ़ने के लिए आपको आर्टिकलों को जस्ट एकदम संपूर्ण ढंग से याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मैंने इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये आर्टिकल एक लाइन में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हाथ से लिखा हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बड़े से हेडिंग को छोटे से में मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप तक समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे मूल अधिकार की। मूल अधिकार की आइए शुरू करते हैं साथियों। तो मूल अधिकार को हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। यदि आप अगर कॉपी पेन भी नहीं लेकर के बैठ रहे हैं, बस ध्यान पूर्वक समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक समझना। और यदि अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जो भी बच्चे इस जीडी की तैयारी कर रहे हो, एकदम बेसिक से मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैंने साफ सुथरा यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए, हम इसको 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि साथियों जो ये आर्टिकल है ना, मूल अधिकार जो है, ये आपको 12 से 35 मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमको ये चीज कवर करनी है। ये चीज हमको 35 तक पढ़नी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम मतलब कि आज हम 18 तक पढ़ लेंगे, 12 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज अच्छे से कवर करेंगे, छोटी सी वीडियो में, छोटा सा उसमें कंटेंट में, और हमको बेहतर बातें समझ में आ जाए। वो आपकी मतलब कम समय में बेहतर तैयारी, कह सकते हैं कि कम समय में बेहतर तैयारी। आइए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, पहले हम बात कर लें कि भाई साहब मूल अधिकार होता क्या है। देखिए साथियों, मूल अधिकार को हम नैसर्गिक, ध्यान रखना, नैसर्गिक और मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल अधिकार को हम नैसर्गिक और मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा, ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो नाम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा और नैसर्गिक, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कि मूल अधिकार को हम 2 रूप से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि हम मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा और नैसर्गिक भी कहते हैं। लिखेंगे आप अपने कॉपी में या दिमाग में फीड करिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बात है कि हमारी ये जो मूल अधिकार है, इसको हमारा लिया कहां से गया है, तो इसको यूएसए से लिया गया है। कहां से ले लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यह एक ऐसा अधिकार होता है साथियों, यह एक ऐसा अधिकार होता है जो आपको कहां मिल जाता है, जस्ट कहां पर मिलता है, जन्म होते ही, पैदा होते ही ये चीज आपको मिल जाती है। मूल अधिकार वो अधिकार है, ये एक ऐसा अधिकार है जो कि क्या होती है कि जन्म होते ही आपको यह अधिकार जन्म के बाद ही जस्ट मिल जाता है। तो वो अधिकार है ये। तो पहला क्या है मूल अधिकार। देखिए पहले आर्टिकल यही बताता है कि आप पहले मूल अधिकार को समझिए। ठीक है, पहले आप मूल अधिकार को समझिए, तब फिर आगे की बात करिए। तो पहला आर्टिकल 12 यही कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा, पहले आप मूल अधिकार को समझिए, फिर आप बताइए कि क्या चीज होता है मूल अधिकार। ठीक है, तो जिनको बच्चों को जिस टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही होगी, वो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके पहले वाली क्लासेस मैंने नागरिकता की ली थी। नागरिकता और हम मूल अधिकार से अगर बेटा कंपेयर करें कि मूल अधिकार और नागरिकता क्या होती है साथियों, तो देखिए मूल अधिकार जो होता है ना, वो आपको अपने देश में मिलता है। क्या होता है, आपको अपने देश
देश में मिलता है, आपको अपने राज्य में मिलता है, जो भी है। लेकिन जो नागरिकता है, नागरिकता आपको कहाँ मिलती है? नागरिकता आपको, जैसे आप कोई देश से आ रहे हैं या हमारे देश से आप जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको डिपेंड करेगी आपके देश पर। वो आपका क्या डिपेंड करेगा? वो आपका जो देश होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या देना है, नागरिकता देना है या नहीं देना है। लेकिन मूल अधिकार जो होगा, भाई साहब, हम अपने देश में पैदा हुए हैं तो यहीं मर के जाएंगे, और यहीं पर हमारा जो मूल अधिकार, जो बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी घटनाएं होंगी, वही हम कहते हैं मूल अधिकार। ठीक है, सभी आपको जानते हैं कि आपको वोटिंग देने का पूरा वो है आप वोट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस आप ये ध्यान रहे कि आप किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं या आपके लिए वही कानून बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया है। कोई चीज़ के लिए, आपके लिए, हर चीज़ के लिए पुलिस लगाई गई है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पुलिस को बुलाइए, कानून से आप झगड़े करिए। लेकिन आप ये नहीं कि ईंटा पत्थर मार मार के झगड़े करना शुरू कर दिए, तो दिस इज नॉट मूल अधिकार। ठीक है ना? मूल अधिकार आपको यही चीज़ सिखाता है कि आप किस प्रकार से अपने देश में रहेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपको अधिकार मिला हुआ है, इस देश में आपका क्या मतलब महत्व है। ठीक है, तो वो चीज आपका, भाई साहब, आप अपने से सरकार बना सकते हैं। वही है आपका, मान लीजिए कि आप अपने से सरकार चुनते हैं। भारत में यही तो भारत में, हिंदुस्तान में यही तो बात है कि आप अपने से अपनी सरकार को खुद चुनते हैं कि हम सरकार खुद बनाएंगे। ठीक है, हर 5 साल में आपको मौका दिया जाता है सरकार को पलटने का और सरकार को दूसरी सरकार को मौका देने का। तो वो आपका बताता है, यही चीज आपको बताता है मूल अधिकार। ठीक है, तो हर चीज के लिए, मतलब हम जो पीपल हैं, हम नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं भाई, हम कोई इधर उधर तो है नहीं है, हम भी नागरिक हैं, हम भी एक इंसान हैं, हमको भी मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो वो चीज़ एक मतलब डिपेंडेड ऑन होती है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको वो रोड पर, जैसे आप जा रहे हैं किसी रास्ते पर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि मूल अधिकार कैसे आप समझेंगे। जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर दूसरा, जैसे आपको कोई तथा हुआ है, मतलब मारने के लिए कोई आपको वो कर रहा है, लेकिन वो उसके अधिकार में यही होगा कि यार मैं भी पकड़ा जाऊंगा। क्या होगा कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा, या कुछ भी, मतलब कि आपके ऊपर कोई वार करने वाला है, तो वो मतलब कि आपको बताएगा कि ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक डर सा महसूस होता है। क्या है? डर सा। कोई गलत काम करने के लिए आपको एक डर बना रहेगा कि भाई साहब नहीं, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा गया कि जो जाए उसी को मारो। तो ये चीज आपको बताता है भाई साहब कि मूल अधिकार हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार क्या है कि हम भाई सरकारी कार्यों में, हम सरकारी रास्तों पर हम जिस तरह मन हो उस तरह चलें। ठीक है, पैदल चलें, गाड़ियों से चलें, कुछ भी करें। तो वो चीज आपको मतलब एक अधिकार दिया गया है, आपको वो चीज अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 12 यही बताता है कि मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है, जो कि मैंने आपको एक बेहतर ढंग से समझा दिया है। आप अपने दिमाग से कुछ भी सोचिए, कुछ भी समझिए, सब कुछ आपको मूल अधिकार है। क्या है? कुछ भी आप भाई, कुछ जो भी सोच रहे हैं, आप अपने अधिकार हैं। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि दूसरे इंसान को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी मैं आगे के आर्टिकल में ये भी बताऊंगा कि दूसरे इंसान को दिक्कत ना हो, आप कुछ भी करें। ठीक है, आप कुछ भी करें, लेकिन सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? उस पर रोक लगा सकती है। तो देखिए, पहली बात क्या है कि आर्टिकल 12 यही कहता है कि आपको संपूर्ण अधिकार है। क्या है? आपको संपूर्ण अधिकार है। आप इस देश के नागरिक हैं। आप यहाँ पर आप अपने मन से आप सरकार बना सकते हैं। आपके लिए कानून व्यवस्था दी गई है, आप उससे लड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उसके जरिए कहीं भर भी आप सुप्रीम कोर्ट तक हायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको क्या बताता है, क्या बताएगा आपको? यही आपको क्या बताएगा कि मूल अधिकार होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताएगी। अब देखिए साथियों, 12-13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहले मैं बात कर लूं कि 12 में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन जीडी में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भैया साहब, मूल अधिकार की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 12। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, आर्टिकल पढ़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, और एक दिमाग में रखने के लिए, हर चीज के लिए आपको ये 12-13 नंबर जो होता है ना, ये जल्दी नहीं याद होता है। लेकिन समझिए, इसको समझिए, किसी भी ढंग से समझिए, किसी भी ढंग से समझिए, बस समझिए। अब देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, यदि हमारे मूल अधिकार को, ध्यान से देखिए, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो
हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं अल्पीकरण। क्या कह सकते हैं साथियों? अल्पीकरण भी उसको कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 13 क्या कहता है कि भाई साहब, यदि आप अगर अपने दिमाग से सोचिए, सिंपल भाषा में सोचिए, संविधान पढ़ने के लिए आपको भैया एकदम सिंपल भाषा में सोचना होगा, तभी संविधान समझ में आएगा। आप अपने दिमाग से सोचिए, आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने वाला क्या कर रहा है। मान लीजिए आपका 2 लोगों का घर है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये इधर एक इंसान का घर है और बीच में रास्ता है, और आपका घर इधर है। क्या है? आपका घर इधर है। क्या है भैया? आपका घर इधर है। मान लीजिए ये दूसरे इंसान का घर है और आपका घर इधर है, और बीच में क्या गई है? ये रोड चली गई है। क्या चली गई है? ये सड़क चली गई है, और सामने वाला इंसान आपसे एंटी है। ध्यान से देखना, ये सामने वाला जो इंसान है, ये आप बैठे हुए हैं, ये आप हैं, और सामने वाला इंसान आपसे क्या है कि एंटी है, और बीच में क्या गई है? रोड गई है, और यही यहाँ पर से क्या गया है? नाला चला गया है। क्या चला गया है? यहीं से आपका ये नाला चला गया है, और क्या है कि आपका सामने वाला इंसान एंटी है। अब भैया क्या हो कि भाई साहब यहाँ पर बीच पे तो रोड है, इधर नाला चला गया है, और आप इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि ये सामने वाला एंटी इंसान जो है, ये आपसे चिढ़न के मारा क्या कर रहा है कि चिढ़ के वजह से ये आप पर क्या कर रहा है, ये रोड पर खूब बढ़िया से पानी भर रहा है, खूब चला करके क्या कर रहा है कि चला करके ये नाला फुल कर रहा है, नाला भरता जा रहा है, आपको चिढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? चिढ़ाने के लिए। लेकिन यही होता है कि आपका जो अधिकार है भाई साहब, अधिकार है इसको, क्या है कि इस इंसान को अधिकार है कि भाई आप पानी बहाओ। क्या है कि आप पानी बहाओ, लेकिन सामने वाले को दिक्कत ना हो तब वो चीज आप करो। ये आपका आर्टिकल क्या कहता है? 13 आपका यही बताता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। यही आर्टिकल बताता है। यहां से समझिए, मैंने एकदम बेहतर तरीके से आपको बता रहा हूं, यहां से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। कोई भी एंटी होगा भाई, देखो कोई भी एंटी होगा तो वो भी समझ जाएगा कि जो भी होगा। देखिए तो ये जो है आपको चिढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, ये आपको पानी भरना यहां पर मतलब कि भरे दे रहा है। अब भाई नाला एक सार्वजनिक होता है, हर एक के लिए है, कोई भी है, रोड आपको चलने के लिए है, नाला आपके लिए है, लेकिन आपके लिए तो बनाया नहीं गया है, सबके लिए बनाया गया है। तो ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नाला फुल हो जाए और रोड पर बहना पानी शुरू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए ना। ये इंसान भले भर रहा है आपको चिढ़ाने के लिए, लेकिन इस इंसान को चिढ़ाने के लिए और भी लोगों को तो अगल बगल भी तो घर होंगे, इनको भी तो प्रॉब्लम होगी, इस इंसान की वजह से इन सभी लोगों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? आप बताएंगे कि होगी कि नहीं होगी? तो वही होता है कि वो चीज होता है, आर्टिकल 13 यही कहता है कि तुम सब करो, गाना बजाओ, पानी भरो, कुछ भी करो, खूब तेज अपना साउंड बजाओ। हम कहते हैं आज का शादी का समय चल रहा है, आप जितना मन हो उतना तेज गाना बजाओ, लेकिन सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ तो होते हैं, अभी आपका डीजे वाला मैटर जो फंसा था, जो लॉकडाउन चल रहा था, उसमें आप देख रहे थे कि पुलिस कर रही थी कि भैया इतने समय तक गाना बजना है। क्या है कि 10 बजे तक गाना बजना है। अब 10 बजे के बाद डीजे ना बंद हुआ ना, ससुरा सीज कर दिए जाओगे, वो होता था। तो यही चीज़ होती है कि सरकार ने वो चीज़ ठाना कि भाई साहब 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते, कोई भी शादी हो 11 बजे तक आप बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो सरकार को क्या है कि सरकार ये कह रही है कि भैया सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही होगी। क्या है कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, आप खूब करिए, जो भी करना है आप अपने से कर लीजिए, ऊपर पड़िए अपने में, लेकिन सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका 13 आर्टिकल बताता है। ध्यान से रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपको एक ऐसा आर्टिकल है साथियों, ये आपको पूरे संविधान में पढ़ना होगा। ये आर्टिकल आपको हर जगह पर हर चीज़ का उपयोग बताएगा, हर जगह पर आपको ये चीज यूज करना बताएगा। मैं इसको बार बार भी रिपीट करता रहूंगा। ये भी हमको मतलब 12 से 35 तक तो ये जो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो भी आप संविधान अनुच्छेद वगैरह आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये चीज बताया जाएगा, और ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाएगा। ठीक है,
हमेशा इसकी चर्चा होती रहेगी। मैं आर्टिकल 13 बोलूँगा तो आर्टिकल 13 के मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं बोलूँगा कि आर्टिकल 13 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 13 के विपक्ष में नहीं होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई साहब कि हमारी वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप दिमाग में अपने रखेंगे तो वही चीज़ कहता है आर्टिकल 13। अब देखिए, अब 14वां आर्टिकल क्या कहता है, ध्यान से समझना। 14वां आर्टिकल क्या कहता है, समता और समानता का अधिकार। ये इसको हम अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, 14 से लेकर के 18 तक यही बताएगा, समता और समानता का अधिकार। ये कौन बताएगा, 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक चर्चा की गई है। अब देखिए इसको समझिएगा, समता और समानता। समानता की बात करें, सब समान हैं, कहीं भी आप रहिए सब समान है, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी भी आप मतलब अभी इस अनुच्छेद के ज़रिए, मैं अभी बाद में अनुच्छेद की चर्चा करूंगा, इसको साइड करके सिंपल भाषा में आपको मैं समता और समानता समझाए दे रहा हूं। देखिए पहले तो आप इसका वर्ड का मतलब समझना जानिए। क्या जानिए, समझना जानिए समता और समानता। मतलब समानता का मतलब आप समझ रहे हैं, सब समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान है। बीच में आपको अगर मैं दिखाऊं कि इसके पहले मतलब कि कुछ बातें होती हैं, जैसे बीच बीच में क्या होता था कि जैसे कि आपको कोई बातें हैं कि हिंदू मुस्लिम के लिए, जैसे पहले आपके मंदिरों में अभी बीच में हुआ था, बीच में ये हुआ था कि भाई साहब मंदिरों में हॉर्न जो लगाए जाते हैं, हॉर्न जो ऊपर लगाया जाता है, जहाँ से मतलब कि जहाँ से आप लोग नीचे से उठ करके मतलब बोलते हैं और ऊपर सुनाई देता है, तो वो जो हॉर्न हुआ था ना, वो सबका एक समान से, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो एक समान से सबका हटाया गया था। क्या किया गया था, सबका ऊपर से हटवा लिया गया था। तो वो चीज़ है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ध्यान रखना, ये है भारत की, भारत ये है हिंदुस्तान। ध्यान रखना बच्चा, हिंदुस्तान इज़ द मोस्ट, हमारा क्या है, हिंदुस्तान है, गर्व से कहो हिंदुस्तानी है, ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर समानता, मैं पहली एग्जांपल आपको दे दिया कि भैया जब मतलब कि हिंदू मुस्लिम का क्या किया गया था, सबका स्पीकर वगैरह हटवा दिया गया था। ये आपका किस में आ गया कि भैया सब समान हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा, स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, पहले जो था उसको छोड़ दीजिए, अब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपको टीचर कोई कैसे ट्रीटमेंट करता है, वही टीचर होगा गंधैला गंवार जो आपके साथ मतलब कि किस प्रकार से, मतलब आपको कहेगा आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप यादव हैं, आप चमार हैं, आप पासी हैं, ऐसे मतलब कि गलत शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये है आपको समानता का अधिकार, ये चीज़ बताता है, ठीक है। क्यों, आपने कभी ये सोचा है कि स्कूलों में जो ड्रेस वगैरह दिए जाते हैं सबको समान क्यों रहता है, क्यों रहता है भाई, क्यों रहता है, इसकी बात करें, सबका समान ड्रेस क्यों रहता है। वो स्कूल यही बताता है, वो स्कूल यही बताएगा आपको कि भैया यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। क्या है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जिनके भी बच्चे हों, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, यादव पासी चमार कोई भी हो, ठीक है, कोई भी बच्चा हो, सब बच्चे, आप पंडित हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, कितने भी उच्च जाति के हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, SC ST हैं, कोई भी हैं, स्कूल में सब एक समानता है। क्या है, एक समानता है। तो वो चीज़ आपको ये चीज़ बताएगा। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हम इसी की बात करेंगे, इसी की ही केवल बात करेंगे। अब देखिए सारी बातें आपको यहाँ पर आर्टिकल के जरिए बताई जाएगी। विधि के, आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। इसका मतलब समझिए, कानून के सामने सब समान हैं। समझ गए होंगे कि मैं अब पहले बता चुका कि कानून के सामने आप, अगर फिर से मैं बात करूं कानून की, पुलिस थाना होता है, ध्यान से देखिए, पुलिस जो थाना होगा वो आपको क्या बताएगा कि भैया आप समान हैं। वो आपको एक प्रकार से आपके लिए ही बनाया गया है, जो थाना वाना होगा वो आपके लिए ही बनाया गया है, ये नहीं कि कोई दूसरे के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पर यादव भी जाएगा और जो उससे कम छोटी भी जात वाला पंडित भी वहीं पर जाएगा कंप्लेन करने, सब जाएंगे वहाँ पर। क्या है कि कानून सबके लिए समान है, जो तुम्हारे ऊपर बीतेगा, ध्यान से देखना, जो हमको सज़ा मिलेगी,
हम चाहे कुछ भी हों, वही सज़ा आपको भी मिलेगी। अगर वही चीज़, मतलब हम कोई चीज़ करके गए हैं तो हमको, अगर आप भी वही चीज़ करके गए हैं तो दोनों लोगों को समान, मतलब जैसे हम यादव हैं, आप कोई और पंडित हैं, तो ये नहीं होगा वहाँ पर, ये नहीं होगा कि आपको कोई दूसरा कानून लगा के ये इस धारा के तहत तुमको ये करा जाता है, हमको कह दे कि इस धारा के तहत तुमको ये करा जाता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब 14वां आर्टिकल यही बताता है कि सरकारी जितने भी कार्य होंगे वहाँ पर सब समान होंगे। क्या होंगे? सब समान होंगे। वहाँ पर कोई मुसलमान, कोई हिंदू और कोई यादव, कोई पंडित, कोई SC ST, कोई नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, सब समान है, कानून की नज़रों में सब समान है। तो ये आर्टिकल क्या बताता है? आर्टिकल 14 ये बताता है। मैं हर एक साथियों, हर एक एग्जाम्पल को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ के लिए आपका एग्जाम्पल बना है। आप सोइएगा तब अपने दिमाग से सोचिएगा जो भी, ठीक है, हर चीज़ एक आर्टिकल यार दोहराया करो, दिमाग में दोहराओगे तब समझ में आएगा। किसी चीज़ का अपने सोच लिया करो, हाँ यार अच्छा हम अगर ये करेंगे, अच्छा हुआ ससुरा वो थाना वाला इसे किए रहा ना, उस थाने में भी होते हैं कि सामने देख करके कि हाँ वो ऐसे है तो वैसे है, मतलब कि समझ रहे हो ना। अब बोल नहीं सकता हूँ मैं ऑनलाइन में, ठीक है। अब देखिए, सरकारी कार्यों में हर जगह पर क्या होगी कि सबको समान रहेगी। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सब समान रहेंगे, ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। सब समान किसके संरक्षण की? सब समान की संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। लेकिन जो व्यवस्था समान, मतलब जो व्यवस्था है समक्ष समानता की बता रहा है, जो समानता का, वो व्यवस्था आपकी ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन जो समक्ष संरक्षण की व्यवस्था है वो आपकी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अब देखिए 15वां आर्टिकल क्या कहता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अगर कहूँ तो इसको भैया अपने कॉपी में ट्रिपल स्टार लगा के बात करना, ट्रिपल स्टार, 3 स्टार लगा लेना इस पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन में अगर, जिंदगी में अगर कुछ करना होगा ना तो बेटा हर चीज़ के लिए ध्यान रखना, कानून कुछ भी हो लेकिन आप मूल अधिकार को जरूर याद रखें। साला पुलिस वाला कुछ भी करे लेकिन पुलिस वाला घसीट सकते हो तुम, मैं कहता हूँ घसीट सकते हो अगर तुमको ये चीज़ पता रहेगा तो, ठीक है ना। भले तुम वकील नहीं हो लेकिन तो पुलिस वाले को घसीट सकते हो, वो समझ जाएगा कि आपसे बहस नहीं करेगा वो, बस आप थोड़ा इज्जत से पेश आइएगा। ध्यान रखना, हर चीज़, यही चीज़ आपको मूल अधिकार में समझाया जाता है, हर चीज़ आपको संविधान समझाता है, लेकिन जब समझो तब ना, समझने का है ही नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, थोड़ा बच्चा पानी पी लूँ। देखिए आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान का मतलब मैंने इधर लिख दिया है कि सरकारी स्थान होता है। क्या होता है? सरकारी स्थान। सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस पर? सरकारी स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए समझिए, जाति, किस जाति के हैं आप? कोई जाति भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति कुछ भी हो, आप यादव हैं, पंडित हैं, कोई भी जात है। देखिए मैं यहाँ पर कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको संविधान समझाने के लिए आया हूँ। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, ना मैं आपकी कोई जाति कर रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति, धर्म और लिंग। जाति में आपकी हो गई जो भी जाति होगी, धर्म आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हो, और लिंग, क्या लिंग? आप स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है, कुछ भी हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर, कहीं भी जन्म हो आपका, कहीं भी जन्म स्थान हुआ हो, उसके आधार पर सार्वजनिक स्थान, मतलब कि सरकारी स्थान जो हैं,
सरकारी स्थान फॉर एग्जाम्पल में रख लें कि जो भी आपके सरकारी स्थान होंगे, सरकारी स्थान का मतलब समझ रहे हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करूं तो सरकारी स्थान आपका यही पुलिस स्टेशन हो गया और आपका ये जो स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल, ठीक है। और जो भी महाविद्यालय हैं सरकारी, उसके भी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सरकारी स्थान पर क्या किए जाएंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आप अगर जाति, धर्म और लिंग, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको ध्यान रखना साथियों, यदि अगर आपको सरकारी स्कूल से भगाया जा रहा है आपका जाति, धर्म और लिंग देख करके कि आप स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं या कुछ भी हैं, इन तीनों में से कोनो हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हायर कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। न्याय मिलना ही मिलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही बताया जा रहा है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सरकारी स्थानों पर आप भले स्कूल यादव जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, पहले तो उसमें भी आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूलों में भी आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी मानवता है कि आप उर्दू का कोई स्कूल बनाना चाह रहे हैं, उर्दू के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना खोलिए, कुछ भी करिए, मुझसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप आज़ाद हैं आर्टिकल के तहत, लेकिन बाहर वाले को, सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि सरकारी जो स्थान है ना, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आप। ध्यान दिए होंगे कि सरकारी स्कूलों में ना जब क्या होता है कि कहीं कहीं पर उर्दू की भी क्लासेस चलती हैं। क्या होता है कि उर्दू की भी क्लासेस चलती हैं। उर्दू आप हिंदी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ें या उर्दू पढ़ें, तो संस्कृत और उर्दू में भाई आप कुछ भी पढ़ें, तो सरकारी स्थानों पर ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सरकारी स्थानों पर ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इन तीनों के तहत आपको ये चीज़ समझाया गया है। आर्टिकल 15 ये बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से साथियों, ढंग से समझा रहा हूँ। अगर इतने में भी ना समझ में आए तो भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बस हो गया। देखिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, सरकारी नौकरी की समानता। यहाँ एक बात है, जो ये आरक्षण मिलते हैं ना, आरक्षण आपको कुछ सरकार निर्धारित करती है। जो सरकार होती है वो आपको आरक्षण के लिए निर्धारित करेगी कि भैया तुम पिछड़े वर्ग से हो, पिछड़ी जाति से हो, तो आपको हम ये चीज़ आरक्षण देते हैं। तो वो चीज़ आपको आर्टिकल किस में बताया गया है? 16 आर्टिकल में बताया गया है। मतलब कि सरकारी जब आप नौकरी लेने जाते हैं, आरक्षण मिलता है, तो वो आप मतलब अब कोई जनरल में है, ठीक है, जनरल में है तो मैं नहीं बात कर सकता कि भाई कुछ भी हो, लेकिन पिछड़ा जो भी होगा उसको सरकार क्या की है कि सरकार अपने ढंग से क्या की है कि उनको एक आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि भैया आप जब कहीं फीस भरने जाते हैं, फीस की बात करें कि सरकारी कार्यों में कोई आप सरकारी फॉर्म भरने जाते होंगे, उसमें देखे होंगे कि जो भी ओबीसी या जनरल होंगे वहाँ पर क्या होता है कि फ़ीस हाई होती है। किसके? उसमें जो एससी एसटी होती हैं उनकी फ़ीस क्या होती है? कम होती है। तो दिस इज़, आप एक एग्जांपल के ज़रिए समझिए यार, ये चीज़ आपको समझने के लिए, मतलब कि मैं समझा रहा हूँ ये चीज़, तो वो चीज़ आपका मतलब यहाँ पर ये बताता है कि यदि अगर आपको सरकारी नौकरी की समानता है, यहाँ पर क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का अर्थ होता है भैया सरकारी नौकरियों की समानता। क्या है कि आर्टिकल 16 यही बताता है कि जहाँ भी सरकारी नौकरियाँ होंगी उसका क्या होगा कि सब समान होंगे। क्या होंगे? सब समान होंगे, चाहे जिसकी भी नौकरी हो। बस वहां पर क्या किया गया है कि कुछ लोगों को क्या किया गया है कि भैया कुछ लोगों को क्या दिया गया है? एक पिछड़ा वर्ग के लिए आपको आरक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। वो आपकी सरकार जो है वो डिसाइड करती है कि आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? दिस इज डिपेंडेड ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। क्या है? आरक्षण की चर्चा होती है, आरक्षण दिया जाता है, वो तो आप जानते ही हैं। छूट दी जाती है, जिसको कहते हैं छूट देना, ठीक है। तो सरकारी नौकरियों में सब कुछ समान रहेगा, लेकिन वही चीज रहेगा कि कुछ चीजों की आरक्षण उनको छूट दी जाएगी। ध्यान रखना ये बात, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
ये सरकार डिसाइड करेगी बेटा। देखो सरकार जो कहेगी भाई वही होगा, आप जान रहे हैं। लेकिन हम जो हैं, हमको मूल अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, भले बोलने में क्या जाता है, बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये है कि वो विरुद्ध ना हो, किसी के विरुद्ध ना हो, तो ये चीज़ होना चाहिए। अब आर्टिकल 17 बताता है, आर्टिकल 17 ये बताता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट कहा है कि छुआछूत का अंत करो। गाँव में देखोगे बहुत होता है भैया छुआछूत। हम कहते हैं गाँवों में छुआछूत का अंत करने के लिए क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट यहाँ पर लिख करके दी है भैया, संविधान यहाँ पर लिख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यही बताया है कि अस्पृश्यता का अधिकार, मतलब कि छुआछूत का अंत होगा। यहाँ पर क्या होगा, छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप अगर सरकारी कार्यों में हैं, सरकारी कार्यों में नहीं, कोई पंडित है तो नहीं, हमको नहीं छूना, ये चीज़ तो भैया नहीं हो सकता। इसके लिए आप सीधा हायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं कि लो छुआछूत पर ये करेगी। तो जो भी पढ़ने वाला जो वहाँ होता है, जो भी दरोगा वरोगा होता है, तो उसको पता रहता है कि नहीं भैया नौकरी जाने का भी यहाँ पर संदेह है, ठीक है ना, नौकरी चली जाएगी यहाँ पर यदि अगर छुआछूत करोगे तो। साले सरकारी कार्य में बैठे हो और उसके ऊपर क्या कर रहे हो कि छुआछूत कर रहे हो। दिस इज, ये बताता है आपका 17वां आर्टिकल। आर्टिकल क्या बताता है कि छुआछूत का अंत है भैया, छुआछूत का अंत यहाँ पर बताया गया है साफ सुथरा। अगर जिस सरकारी कार्य जो मतलब खा करके तुंदवा निकाले रहते हैं ना, उनकी तो कोई बात नहीं है ना। कुछ होते हैं कि कौन जाए, जो बेचारे होते हैं गाँव वाले, उनकी तो कोई बात नहीं होती, गाँव वाले नहीं जानते हैं। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, छुआछूत का अंत है। अगर कौनो बोल रहा है, ठीक है, अगर कौनो बोल रहा है कि नहीं तुम इस कास्ट से हो, तुम पिछड़े वर्ग से हो, तुम SC ST हो, कोई पंडित आपसे बोल रहा है, कोई भी जाति हो, क्या है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको नहीं, हमको अधिकार है छूने का, तुम नहीं, हम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो सीधा तुम चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत आपको न्याय मिल जाएगा, आर्टिकल 17 के तहत न्याय मिल जाएगा, और जो छुआछूत करता रहेगा केस हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो ये आपको क्या बताता है, छुआछूत का अंत यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत बताया गया है, ध्यान रखना। अब देखिए, अब आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत। उपाधियों की बात करें, जो भी उपाधियां मिलेंगी, उपाधियां जैसे हमने कोई अच्छा कार्य किया, हमको क्या हुआ कि कोई सरकार द्वारा हमको क्या दी गई, उपाधि दी गई। क्या दी गई, उपाधि दी गई। मान लीजिए आपने कोई अच्छा कार्य किया, अच्छा कुछ में किसी चीज़ में प्रदर्शन किया, आपको कोई उपाधि दी गई, आपको कोई अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, आपको कोई अवार्ड दिया गया, ठीक है, ध्यान से समझना, आपको कोई अवार्ड दिया गया। लेकिन वहाँ पर भी कुछ बातें हैं कि आपको क्या है, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। मतलब जो उपाधि है ना, उसको आप, जो भारत की उपाधियां हैं उसको आप रख सकते हैं। जो भी भारत सरकार द्वारा दी गई है या किसी के द्वारा दी गई हो, वो आप क्या भैया साहब, बड़ी बड़ी उपाधियां तो सरकार ही आपको, राष्ट्रपति ही देते हैं बड़ी बड़ी उपाधियां, ठीक है। तो वो चीज़ क्या बताया गया है आर्टिकल 18 के तहत कि आपको जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, मतलब कि जैसे कि शिक्षा है, सुरक्षा है, शिक्षा में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, पहले के हमारे जो लेखक थे उनको, लोगों को मतलब शिक्षा के उसमें कुछ अवार्ड दिए जाते थे ना, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है शिक्षा है, सुरक्षा है। यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया, सुरक्षा के लिए सुरक्षा किया, जैसे कोई किसी चीज़ को आपने बचाया, किसी चीज़ को आपने कुछ किया। बचाने का अर्थ ये होता है साथियों कि मान लो कि डूबती हुई नैया में और आप भगवान बनकर चले आए, तो वही हो गई, क्या हो गई कि उपाधि मिल गई। डूबती हुई नैया में भगवान बन करके जो आ गया, जो बचाया, 10 नाव डूब रही थी और आपने उसको क्या किया, बचा लिया। तो वो चीज़ मतलब सुरक्षा में आपको क्या हुआ कि सुरक्षा के हमने सुरक्षा किया उनकी, मतलब कि हमने इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आर्मी वाले हैं, उनको भी उपाधियां मिलना फुल है कि भैया कोई अच्छा कार्य कर दिया, तो वो भी सुरक्षा है एक प्रकार से। सुरक्षा किसी भी प्रकार की हो, वो आपको उपाधियों का रूप धारण करवाएगी और वो आपको उपाधियां देगी, ठीक है। तो कुछ सभी लोगों को किसी भी चीज़ के लिए
राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो वैसी सुरक्षाएं होती हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि आप भारत के हैं तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, विदेशी उपाधियों की बात करें, विदेशी उपाधियां रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। क्या है, उपाधियों की बात करें, यहाँ पर पूर्व जो दे दिया है ना, कुछ डाउट होंगे बच्चों को कि पूर्व राष्ट्रपति, जो पूर्व मतलब जो बीत चुके हैं उनके राष्ट्रपति की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। क्या हो रही है कि विदेशी उपाधि रखने के लिए, मतलब जो विदेश द्वारा उपाधियाँ दी जाएंगी, जो विदेश में आपने कोई अच्छा कार्य किया है और आपको कोई उपाधि मिली है, तो वो आपको भारत में लाने के लिए आपको राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 18 यही बताता है। शुद्ध हिंदी में मैंने बोल दिया कि वहां से आते समय क्या होनी चाहिए कि आपको वहां से क्या लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ये हमारा विदेशी, मतलब कि विदेश का ये हमारा उपहार है, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमको उपाधि मिली है, अवार्ड मिला है और हमको इसको भारत लाना है, हम इसको ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको अनुमति कौन देंगे, राष्ट्रपति जो होंगे वो आपको ये उपाधि की मतलब अनुमति देंगे विदेशी उपाधियों के लिए। लेकिन आप अगर भारत में कोई उपाधि धारण कर रहे हैं, भारत में आपको कोई उपाधि मिल रही है, ठीक है, पद्म भूषण जैसे आपको पुरस्कार मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको भारतीय सरकार से या आपको राष्ट्रपति से कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की, क्योंकि भाई वही दे रहे हैं, तो वो उनसे क्या ज़रूरत है पूछने की। लेकिन आप अगर विदेशी कोई उपाधि धारण करना, मतलब विदेशी आप कोई अवार्ड ला रहे हैं, तो उसके लिए आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार में अभी हमने तो शुरू ही किया है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर ही बाकी है। अभी तो ये हमने पहली हेडिंग पढ़ी 14 से लेकर 18 तक, पूरा मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक में ख़त्म होगा। कल स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, सीधा 19 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 19 से लेकर के 22 तक आपको क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार बताया जाएगा। कहाँ तक बताया जाएगा, 19 से लेकर के 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के लिए नेक्स्ट क्लास में। ये बातें आपको, मुझे उम्मीद है कि ये मूल अधिकार आपको बेहतर ढंग से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, छोड़ के जाना नहीं। ठीक है, जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए, CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए। बस आप नोट्स ले लीजिए और एक हेडिंग बना कर पॉइंट वाइज केवल लिखते चलिए, बस गारंटी मेरी है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जो भी होगा सबके साथ होगा, लेकिन नौकरी ज़रूर मिलेगी। बस हौसला रख, वो मंज़र भी होगा जब हम दिखाएंगे कि क्या होता है, जब हम भी दिखाएंगे कि हम भी हैं कुछ। ठीक है, वो चीज़ होना चाहिए अपने अंदर, हमेशा जो जुनून भरे रहो शरीर में। बाकी तो दुनिया तो सब चल ही रही है, समय चल रहा है, बीत रहा है, कुछ रुका ही नहीं इस पृथ्वी पर। पृथ्वी भी चल रही है, हर चीज़ तो चल रहा है, तो रुका क्या है। तो बस बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं साथियों। मूल अधिकार को हम कल कंटिन्यू कल करेंगे, फिर से एक बार एक एक चीज़ें समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।